आज हमने पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद, जो कि हमारी एनसीईआरटी क्लास 10th का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है और ये इसका 5वां भाग है और ये इसका लास्ट भाग है। इस भाग में हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा की सीमाएं क्या हैं, पूना पैक्ट क्या है और सामूहिक अपनेपन का भाव लोगों में कैसे जगा उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सविनय अवज्ञा की सीमाओं के बारे में। अब इसमें हुआ क्या कि जो बहुत समय तक जो कांग्रेस थे उसने दलितों पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं जो रूढ़िवादी सवर्ण हैं, जो सवर्ण हिंदू हैं, वो बुरा ना मान जाए। और इस वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो दलित वर्ग की भागीदारी थी वो बहुत सीमित थी। गांधी जी को लगता था कि दलितों की स्थिति जो थी उसमें सुधार लाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो और तभी क्या होगा कि सामाजिक सुधार भी होगा। 1920 के दशक में जो हिंदू महासभा, जैसे कि हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठन थे, उसके बहुत करीब आ गई थी कांग्रेस पार्टी। तो इससे क्या हो रहा था कि जो हिंदू मुस्लिम संबंध थे वो भी खराब हो रहे थे। जो मुस्लिम लीग के नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें देने की मांग रखी और उनकी इन मांगों को स्वीकार ही नहीं किया गया। तो इसीलिए जो ये आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें मुस्लिमों ने भागीदारी ही नहीं की, या उनकी जो भागीदारी थी वो न के बराबर थी। 1931 में जब आंदोलन बिना लगान की दर कम हुए बंद हो गया तो ज़मींदार वर्ग जो था उसे भी बहुत निराशा हुई। 1932 में जब दोबारा आंदोलन शुरू हुआ तो जो बड़े ज़मींदार थे उन्होंने इस आंदोलन में भाग ही नहीं लिया। और जो क्योंकि कांग्रेस जो थी वो बड़े उद्योगपतियों द्वारा सहायता प्राप्त कर रही थी आर्थिक रूप से, तो जो औद्योगिक श्रमिक थे उन्होंने भी जो आंदोलन था उसमें भाग नहीं लिया था। 1932 का पूना पैक्ट वो क्या है इसके बारे में जानते हैं। जो कई दलित नेता थे, दलित समुदाय की जो समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए वो राजनीतिक समानता चाहते थे। उन्हें समाज में सम्मान मिले, समानता मिले, बराबरी का हक मिले, वो लोग ये चाहते थे। तो उनमें से ही एक नेता थे, दलित नेता, जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने 1930 में दलितों के लिए एक दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किया और दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग करी, एक अलग आरक्षित क्षेत्र की मांग करी, जहां पर सिर्फ जो दलित वर्ग के लोग थे वो भाग लेंगे और जिसमें उन्होंने जिससे उन्हें क्या होगा कि जो राजनीति है उसमें भाग लेने का अवसर मिलेगा। और इस मुद्दे पर जो गांधी जी थे और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनके बीच में टकराव हुआ, उनके विचारों के बीच में टकराव हुआ। ब्रिटिश सरकार द्वारा जब डॉक्टर अंबेडकर की ये जो मांग थी वो स्वीकार कर ली गई तो गांधी जी जो थे वो आमरण अनशन पर बैठ गए। तो गांधी जी मानते थे कि अगर दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की जाएगी तो जो समाज में एकता है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। आखिरकार डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी की जो राय थी वो मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया। इससे दमित वर्ग, जो अनुसूचित जाति के जो लोग थे, उनको प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में जो आरक्षित सीटें थी वो मिल गई, पर उनके लिए जो मतदान होता था वो सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था, उन्हें अलग से मतदान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि है सामूहिक अपनेपन का भाव, यानी कि राष्ट्रवाद की भावना। जब राष्ट्रवाद की भावना का मतलब है कि जब लोगों को लगता है या वे मानने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र का अंग हैं और जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात को ढूंढ लेते हैं। तो इस भाग में हम पढ़ेंगे कि कैसे विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों या भाषाओं से निर्मित अलग अलग समूहों में सामुदायिक अपनेपन का जो भाव था वो कैसे आया।
साझा संघर्ष, जब लोगों को ये लगा कि एक साथ किसी चीज़ के लिए लड़ेंगे तो उनमें एकता का भाव जागृत होगा। तो इस तरह जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी उसने भी लोगों के मन में एकता के भाव को जन्म दिया। सांस्कृतिक प्रक्रियाओं ने भी लोगों के मन में एकता का भाव पैदा किया। इतिहास, साहित्य, लोक कथाएँ, वो गीत, चित्र, प्रतीकों ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया। राष्ट्रवाद के विकास के साथ साथ भारत की जो पहचान थी वो भारत माता की छवि के रूप में उभरने लगी थी, जो 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बनाई गई थी। उन्होंने वंदे मातरम गीत भी लिखा था, और जब बंगाल में स्वदेशी आंदोलन हो रहा था तो इस वंदे मातरम गीत को गाया भी गया। और जो कई कलाकार थे उन्होंने भी भारत माता की छवि को अपनी तरह से प्रस्तुत किया लोगों के सामने। राष्ट्रवाद का विचार मजबूत करने के लिए जो भारतीय लोक कथाएँ थी उन्हें भी उन्हें भी जब पुनर्जीवित किया गया, लोगों को सुनाया गया उनके बारे में, तो भी हुआ। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादी जो नेता थे उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार करने के लिए जो लोक कथाएँ थी उसका सहारा लिया था। वे देश के हर कोने में घूमते और बहुत सारी लोक कथाओं को सुनाते, गानों को रिकॉर्ड करते और उन्हें सुनाते थे। उनका मानना था कि जो लोक कथाएँ होती हैं वो हमारी जो पुरानी संस्कृति होती है उसे बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाती हैं। जो राष्ट्रवादी जो नेता थे उन्होंने कई चिन्हों का, कई प्रतीकों का भी इस्तेमाल किया राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए। जैसे कि बंगाल में एक तिरंगा झंडा तैयार किया गया जिसमें हरा, पीला और लाल रंग था। इसमें ये जो झंडा था इसमें 8 राज्यों के प्रतीक के रूप में 8 कमल के फूल दिखाए गए थे, और इस पर एक चाँद और एक सूरज भी था जो कि हिंदू और मुसलमानों की एकता का प्रतीक था। अब इसी तरह से जो गांधी जी थे उन्होंने भी 1921 में एक तिरंगा तैयार किया गया था जिसमें केसरिया या फिर लाल हम कह सकते हैं, सफ़ेद और हरा रंग था, और इसके मध्य में एक चरखा था। चरखे का मतलब होता है स्वावलंबन का प्रतीक। फिर इतिहास की पुनर्व्याख्या करने से भी राष्ट्रवाद का भाव जगा। भारतीयों को लगा कि भारतीय इतिहास जो है वो गौरवमयी है, बहुत सुंदर इतिहास है भारत का, तो उन्होंने भारत के गौरवमयी इतिहास को लिखना शुरू किया। क्योंकि राष्ट्रवादी मानते थे कि जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, कभी भी उसे सही ढंग से नहीं रखा है लोगों के सामने। इसीलिए ज़रूरत है इतिहास की पुनर्व्याख्या करने से, जिससे कि लोगों के मन में सामूहिक अपनेपन का भाव भी जगेगा।